गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की आज 4th क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक की क्लासेस में कोस्ट के बेसिक्स हमने पढ़ी। मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट बनाना सिखाया, उसका एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप वो आप लोगों से हो गया होगा ईजिली। अब हम हमारे नए चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 मटीरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। हमने जब कोस्ट के बारे में पढ़ा था, बेसिक समझे थे, तब मैंने बताया था कि 3 एलिमेंट्स होते हैं कोस्ट के, 3 तत्व होते हैं लागत के। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। देन हम सभी पर पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, मटेरियल पर भी, लेबर पर भी एंड अदर एक्सपेंसेस मीन्स ओवरहेड्स पर भी। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है मटेरियल, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि मटेरियल से रिलेटेड है। नाउ अब हमें ये समझना होगा कि मटेरियल कंट्रोल की नीड क्या है। तो जब हम कोस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, कोस्ट को कंट्रोल करना है, कोस्ट को नियंत्रित करना है, लागत का नियंत्रण करना है, तो लागत के एक एक तत्व के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, तभी आप ओवरऑल कोस्ट को रिड्यूस या फिर कंट्रोल कर पाएंगे। कोस्ट को रिड्यूस करना है या फिर कोस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको कोस्ट के बारे में डिटेल्स पता तो हो। और कोस्ट के बारे में डिटेल्स का मतलब कोस्ट के हर एक एलिमेंट के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी कोस्ट को कम करें तो हमें पता हो कि हमारा मटेरियल कितना चार्ज हो रहा है, लेबर कितना चार्ज हो रहा है, एक्सपेंसेस कितने चार्ज हो रहे हैं। फिर हम वहाँ देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है या फिर कौन सा ऐसे एलिमेंट है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। मान लो हम मटेरियल पर एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं या फिर हमारा मटेरियल जो है वो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्लिक हो गया ना कि मटेरियल की वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हम मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके वेस्ट को कम करने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं। लेबर हो सकता है कि हमने एक्स्ट्रा लेबर ला रखे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, एक्स्ट्रा वर्कर्स काम कर रहे हो जबकि इतना ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हमें पॉइंट पता होगा तभी हम उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ज़रूरी है मटेरियल कंट्रोल, ताकि सामग्री के अपव्यय को रोका जा सके और सामग्री में लगने वाली लागतों को कम किया जा सके या फिर नियंत्रित किया जा सके। देन मटेरियल कंट्रोल अब होगा कैसे? तो सबसे पहली चीज़, जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई निर्माता व्यक्ति कुछ भी सामग्री बनाने वाला है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले कुछ ना कुछ मटेरियल को परचेज तो करेगा ना। वो उसके लिए कच्ची सामग्री की तरह से होता है, रॉ मटेरियल की तरह से होता है। तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना, वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके मटेरियल कंट्रोल की, कि आपको फर्स्ट स्टेप से ही ध्यान में रखना है कि कहीं भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक या फिर यूँ कहें कि अनावश्यक लागतें आपकी नहीं लगनी चाहिए। तो फिर कैसे आप कंट्रोल करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने का मतलब जब भी हमें कुछ सामान चाहिए, हमें रॉ मटेरियल मंगवाना है अपने सप्लायर से, जो पर्सन मुझे बेच रहा है वो मेरे लिए तो सप्लायर ही है, तो मुझे जब उससे कुछ सामान मंगवाना है तो पहले मैं ऑर्डर दूंगी उसे कि मुझे इतना सामान चाहिए, इतने किलोग्राम, या फिर अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो इतने लीटर्स मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वो जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है ना, वो जो आदेश दिया जाता है ना, वहीं से आपको मटेरियल कंट्रोल की शुरुआत करनी है। देन कैसे? तो सबसे पहली चीज़, आप जब भी ऑर्डर दोगे, कुछ ना कुछ यूनिट्स मंगाओगे, तो आप कितनी यूनिट्स एक बार के ऑर्डर में मंगवाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? मान लो कि कोई मैं ये पेन ही बनाती हूँ, ठीक है, इस एक पेन को बनाने के लिए मुझे 20 ग्राम प्लास्टिक लगता है। ओके, इस एक पेन को बनाने में क्या यूज़ होता है? 20 ग्राम प्लास्टिक का यूज़ होता है। अब मैं साल भर में 2 लाख पेन बनाती हूँ, साल भर में क्या करती हूँ? 2 लाख पेन बनाती हूँ। मान लो कि उन 2 लाख पेन को बनाने के लिए सब वेस्ट वगैरह सब कुछ हटा मिला के मुझे 2000 किलो प्लास्टिक की ज़रूरत होती है। क्या होता है? मुझे अपने टोटल साल भर का प्रोडक्शन करने के लिए 2000 किलोग्राम प्लास्टिक की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप एक बार में कितनी यूनिट्स मंगाओगे? क्यों? क्योंकि 2 लाख के 2 लाख पेन आप एक दिन में तो प्रोड्यूस करके दोगे नहीं, धीरे धीरे होते जाएंगे। तो क्या आप डेली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मंगवाओगे, वीकली मंगवाओगे, मंथली मंगवाओगे, या फिर सारा कुछ एक साथ मंगवा लोगे? तो ये आप कहाँ से डिसाइड करोगे? तो सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो आती है ऑर्डर की क्वांटिटी को डिसाइड करना। और जिस क्वांटिटी पर आप डिसाइड करते हो, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होती है, जिस पर माल मंगवाया जाए, तो आपकी लागत सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझना कि 2 तरह की कॉस्ट होती है गुड्स से रिलेटेड। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, एक होती है कैरिंग कॉस्ट। यह आदेश की लागत है और ये भंडारण की लागत है। देखो,
ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 2000 किलोग्राम प्लास्टिक एक साथ मंगवाती हूँ तो ऐसे कैसे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई से भी अगर आप बल्क में सामान खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट सेकंड चीज़ क्या आती है कि इतने सारे प्लास्टिक को मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसका भंडारण करना पड़ेगा, तो उससे संबंधित खर्चे भी तो हो जाएंगे। मुझे एक गोडाउन चाहिए, एक वॉचमैन मुझे वहाँ लगाना पड़ेगा जो कि उसका ध्यान रखेगा। उसके अलावा 1-2 पर्सन और लगेंगे जो उन गुड्स को देखभाल करेंगे, उनकी सुरक्षा के संबंधित या फिर जो भी। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा खर्चा बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, भंडारण की लागत बढ़ेगी, जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि मैंने तो एक ही बार में सारा कुछ मंगवा लिया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मेरी बहुत कम हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्डर देने से संबंधित जो भी लागतें होती है ना, जैसे कि आपको पेपर्स वगैरह प्रिंट करने हैं, ऑर्डर दिया गया, उसके बाद अगर आपके बीच में कहीं कोई ब्रोकर है तो उसको कमीशन भी बार बार आपको देना पड़ेगा, नहीं तो एक बार ऑर्डर दिया एक ही बार में सब कुछ ओके हो गया। उसके अलावा जब माल आएगा जाएगा तो एक तो आप 200 किलोग्राम मंगवा रहे हो तो 10 बार आपको रेंट मतलब फ्रेट देना पड़ेगा, बस या फिर ट्रेन जो भी आपका है ट्रांसपोर्ट उसका देना पड़ेगा। जबकि अगर आप एक साथ मंगवा रहे हो तो वहाँ भी आपकी बचत होती। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में ओवरऑल मेरे कमी आएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना। मुझे उन 2000 यूनिट्स को पूरे साल भर संभाल के रखना पड़ेगा। कुछ खत्म होती जाएगी लेकिन एंड तक भी मुझे उन गुड्स पर कैरिंग कॉस्ट लगती रहेगी। सेकंड चीज़ क्या आती है कि चलो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है पर कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ रही, तो हम ऐसा करते हैं कि हम ना वीकली मंगवा लेते हैं, हर वीक में ऑर्डर देंगे ताकि हमारी कैरिंग कॉस्ट कम आ जाए। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाती है लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब क्या किया जाए? तो एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी मात्रा निर्धारित की जाए जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन दोनों की टोटल जो बनती है ना वो आपके लिए मिनिमम कॉस्ट हो। मतलब ऐसा आदेश का स्तर जहाँ पर लगने वाली लागत न्यूनतम हो। क्या है? एक ऐसा आदेश का स्तर हमें पता करना है या एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी हमें पता करनी है जहाँ पर हमारे गुड्स की, मटेरियल की लगने वाली कॉस्ट मिनिमम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है और ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी को कहा जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हिंदी में हम इसे कहते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, यानी कि आदेश की एक ऐसी मात्रा जहाँ पर हमारे माल की या सामग्री की लागतें न्यूनतम हो जाए, वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। कि मतलब एक बार में आप कितनी वस्तुओं का क्रय करो, एक बार में आप कितनी वस्तुओं के क्रय के लिए आदेश दो ताकि सामग्री से संबंधित लागतें आपकी न्यूनतम हो जाए। तो वो जो स्तर है, वो जो क्वांटिटी है, उसको क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाएगा, आर्थिक आदेश मात्रा कहा जाएगा। तो किसी भी पर्सन को जो भी गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, मटेरियल, उनको उनकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता होनी चाहिए ताकि वो अपनी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, कॉस्ट को मिनिमम कर सके, न्यूनतम स्तर पर ला सके। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब आदेश की एक ऐसी मात्रा जहाँ पर आदेश से संबंधित या सामग्री से संबंधित लागतें क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, ये तो मैंने कह दिया। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे कैसे? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम शॉर्ट में EOQ कहेंगे। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है √2AO/C। अब ये क्या होता है तो इनको हम समझेंगे। 2 मीन्स तो 2 ही होता है। A का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, मतलब वार्षिक उपभोग। किसी पर्टिकुलर यूनिट्स की या किसी मटेरियल की आपको साल भर में कितनी यूनिट्स की आवश्यकता है, वर्ष भर में आप कितनी यूनिट्स का उपभोग कर लेते हैं, मतलब कितनी यूनिट्स आपकी कंज्यूम हो जाती है, वो एनुअल कंजम्पशन आपका A है। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। कभी कभी एनुअल कंजम्पशन के बारे में कुछ डिटेल्स दे दी जाती है, जैसे कि प्रति माह उपभोग है 30 इकाइयों का, तो आपको मंथली दे दिया ना, पर मंथ 30 है, तो एनुअल निकालने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इंटू 12 कर दो। आपको पर डे दे दे, पर डे 3 यूनिट्स कंज्यूम होती है, फाइन, नो प्रॉब्लम। साल में कितने दिन होते हैं? या तो 364 होंगे या 365 होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डेज भी दे देते हैं कि एक साल में आपको 300 दिन मानने हैं, तो जितने भी दिन है डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाई कर दो। वीकली दे दिया तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 वीक्स होते हैं ना।
तो 52 से मल्टीप्लाई करके एनुअल कंजम्पशन निकाल। तो सबसे पहली चीज़ हमें आनी चाहिए कि एनुअल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि वार्षिक उपभोग, कभी नहीं दिया हुआ था तो हम निकाल सकते हैं। एनुअल कंजम्पशन हो गया। ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने पर आपको कितनी कॉस्ट लगती है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान देना, पर यूनिट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर कैरिंग कॉस्ट कभी कभी तो दे रखी होगी कि 2 रुपये प्रति यूनिट, 3 रुपये प्रति यूनिट, जो भी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि परचेज प्राइस का 10% कैरिंग कॉस्ट है, 20% कैरिंग कॉस्ट है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, EOQ फाइंड आउट करेंगे। और EOQ क्या होता है, एक ऐसी मात्रा जिस पर यदि आदेश दिया जाए तो व्यापारी के लिए सामग्री की लागत या उससे संबंधित खर्चे क्या हो जाएंगे, न्यूनतम हो जाएंगे। देन EOQ का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, √2AO/C। A मीन्स एनुअल कंजम्पशन, O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड C मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, EOQ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये लगभग पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। वैसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो इजीली याद होते जाएंगे। ये EOQ हो गया, √2AO/C। इसके बाद आती है सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा, देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा A/EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये भी है एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अभी क्या हुआ कि हमने EOQ फाइंड आउट कर लिया। मान लो कि किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की हमें साल भर में एनुअल कंजम्पशन के लिए हमें चाहिए होती है 1 लाख यूनिट्स, और हमारा EOQ जो आ रहा है ना वो आ रहा है कैसे भी 1000। मतलब हमने फॉर्मूला लगाया। ये 2 चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन में है कि आपके ए जो है एनुअल कंजम्पशन साल भर में आपको कितनी ज़रूरत होती है, 1 लाख यूनिट्स की, और आपका EOQ कितना आ रहा है 1000। मतलब कि आप एक बार में कितनी यूनिट्स मंगाओगे, 1000 यूनिट्स मंगवाओगे। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने को बोला जाए तो बहुत इजीली निकाल लेंगे कि हमें 1 लाख यूनिट्स चाहिए और आप एक बार में कितना मंगा रहे हो, 1000 यूनिट्स मंगा रहे हो। तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, इधर नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला, यही इसका फॉर्मूला भी होता है A/EOQ। और बिना फॉर्मूला के हम अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो निकाल ही सकते हैं कि एक बार में 1000 यूनिट मंगा रहे हो और आपको साल भर में 1 लाख की ज़रूरत है, मतलब कि 100 ऑर्डर आपको 1 साल के अंदर करने पड़ेंगे। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो गया, 100। अब अगर आपको बोल दे कि एक ऑर्डर देने के लिए आपको 20 रुपये की कॉस्ट लगती है तो 100 ऑर्डर देने में 2000 रुपये। यही तो है ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, A/EOQ। यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की, एक ऑर्डर की आपकी कॉस्ट कितनी है उसके हिसाब से आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। तो बहुत सिंपल सा है ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, A/EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है ना वो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। इसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये होता है EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, हाफ करना है हमें, EOQ का एवरेज लेना है इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कि आपको इतनी कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट पर लग रही है। तो कैरिंग कॉस्ट या तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगी, नहीं तो वो परचेज प्राइस के परसेंटेज के रूप में गिवन होगी। तो आप निकाल सकते हैं EOQ, हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये आपके पास आ जाएगी टोटल कैरिंग कॉस्ट। नॉर्मल केसेस में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर आती है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। नॉर्मल केसेस में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों का जो आंसर आता है ना वो सेम आता है। कब डिफरेंस होता है, कब डिफरेंस आता है, वो हम आगे और पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई, तो अब हम टोटल कॉस्ट भी तो निकाल ही सकते हैं। देन टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट मीन्स परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी यूनिट्स खरीदी है, किस रेट पर खरीदी है, वो आपकी परचेज कॉस्ट। मान लो आपको बोला है ना कि 1 लाख यूनिट्स आपको खरीदनी है,
एक साल भर में कितनी यूनिट्स खरीदनी है, 1 लाख यूनिट्स खरीदनी है। वो 1 लाख यूनिट्स आप किस रेट पर खरीद रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल परचेज कॉस्ट। उनमें ये दोनों कॉस्ट भी हम ऐड कर देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। 3 ही तरीके की तो लागत होगी। एक तो क्या आपने 1 लाख यूनिट कितने रुपए में खरीदी, हमने मान लो कि 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदी, तो 50 लाख तो वो हो गए ना। उसके बाद उसकी ऑर्डरिंग के लिए कॉस्ट कितनी लगी, उसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी लगी, सबको जोड़ लो। ये टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इसको हम कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज भी कहा जा सकता है। तो ये आपकी कुल लागत हो जाती है। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट पूछा हुआ है तो टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। परचेज कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस कितनी है उनकी, तो परचेज प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, यूनिट्स हमारे पास होगी एनुअल कंजम्पशन की, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट पता कर लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से, कैरिंग कॉस्ट हम अपने फॉर्मूला से निकाल लेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये एक फॉर्मूला इधर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A/EOQ, ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। एक और फॉर्मूला होता है छोटा सा, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ कि हमने A/EOQ वाला फॉर्मूला लगाया, मान लो किसी यूनिट्स की 12,000 यूनिट्स की पर एनम आपको ज़रूरत होता है और एक बार में आप कितनी यूनिट्स मंगा रहे हो, 1000 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे साल भर में, 12 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। अब आपको देखना है कि टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, यानी कि 2 ऑर्डर के बीच में आप टाइम गैप कितना दोगे। तो टाइम गैप का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वैसे ऐसी चीज़ें क्वेश्चन में तो नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, बट स्टिल टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स यानी कि 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप रहेगा, तो सिंपल सा कर लो 12 मंथ्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा यहाँ चलो एक काम करते हैं, इसको 24 करते हैं, 12 और 12 हो जाएगा सब कुछ। देखो क्या हुआ कि हमने 24 टाइम्स ऑर्डर देना है एक साल के अंदर, हमारी डिटेल से ये तो हमने पता कर लिया। अब आपको एक साल में 24 ऑर्डर देने हैं, तो आपके 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 से डिवाइड कर देंगे 12 को, ये 0.5 यानी कि हर 15 दिन में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। एक ऑर्डर दिया 15 दिन का गैप, फिर ऑर्डर, एक ऑर्डर दिया 15 दिन का गैप, फिर ऑर्डर। इस तरीके से जब अगर आप हर बार 1000 यूनिट्स मंगवाते हो 15-15 दिन के गैप में, तो आपका एनुअल कंजम्पशन जो है उसके बराबर की यूनिट्स आपके पास आ जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे और अलग है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज हमारे काम आने वाले हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमें याद होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें एक बार क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। EOQ फॉर्मूला √2AO/C। EOQ का मतलब वो क्वांटिटी जहाँ पर आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। फिर हम निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A/EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद टोटल कॉस्ट आपकी निकलेगी, तो देन टोटल कॉस्ट मीन्स परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। उसके अलावा 2 चीज़ें और है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर निकालने हो देन A/EOQ, एंड टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स निकालना है तो 12 मंथ्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था ना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट नॉर्मल केसेस के अंदर तो बराबर होती है, लेकिन कभी कभी इनमें डिफरेंस हो सकता है। तो इनके डिफरेंस का रीज़न क्या होता है, इनके डिफरेंस का एक रीज़न होता है सेफ्टी स्टॉक। हिंदी में इसे हम कहते हैं सुरक्षा स्कंद। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे पास मटेरियल ख़त्म हुआ, हमारी यूनिट्स ख़त्म हो गई, नेक्स्ट ऑर्डर देने का टाइम आया, हमने ऑर्डर भी दे दिया, पर किन्हीं कारणवश अगर वो यूनिट्स हमारे पास टाइमली पहुंच नहीं पाए, तो कुछ भी कारण हो सकता है, मौसम ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, या फिर किसी भी और इशू से हमारे पास वो गुड्स टाइमली पहुंच नहीं पाए, लेट हो गया, तो क्या करेंगे, क्या हम अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे? देन नो, हमेशा कोई भी पर्सन अपने पास, कोई भी व्यापारी निर्माता जो होगा वो अपने पास कुछ यूनिट्स हमेशा सेफ्टी स्टॉक के रूप में रखेगा कि अगर माल निर्धारित समय में नहीं पहुंच पाए तो उत्पादन रुकना नहीं चाहिए। आप उन सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स को यूज़ में ले लीजिए ताकि हमारा प्रोडक्शन चलता रहे, निर्बाध रूप से आपका उत्पादन क्या रह सकेगा, जारी रह सकेगा। तो वो जो यूनिट्स होती है ना, उनको सेफ्टी स्टॉक, और एक तरीके से है भी ये सेफ्टी के लिए है ना, इसलिए इसको नाम ही क्या दे दिया गया है, सेफ्टी स्टॉक, सुरक्षा स्कंद इसको कहा जाता है। तो इसका
इसका मतलब क्या होगा कि अगर माल निर्धारित समय में नहीं पहुंच पाए तो कुछ दिनों तक यूज़ हो सके इतना माल हमारे पास हमारे गोदाम में हमेशा एक्स्ट्रा रखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सेफ्टी स्टॉक कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है ना, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक के लिए भी तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तो अब हमें करना क्या होगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला तो हमारा जो है वही रहेगा, A/EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट, यहाँ हम सेफ्टी स्टॉक को भी ऐड कर देंगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से आपका फॉर्मूला लगेगा। क्या किया, सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ/2, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। समझ में आ रही है चीज़? बाकी कहीं कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो फॉर्मूला चेंज होगा किसका, कैरिंग कॉस्ट का। और ऐसे केस में कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बराबर नहीं रहेगी। मैंने पहले ही बोला था ना कि नॉर्मल केसेस में क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के अमाउंट अलग अलग आएगा, उनमें डिफरेंस रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इन्वेंट्री की कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगी। हमने अभी तक के जो फॉर्मूलाज लिखे हैं ना सारे, इस एग्जाम्पल से वो फॉर्मूला भी एक बार वापस रिवाइज हो जाएंगे, आपको चीज़ें भी सारी क्लियर हो जाएगी। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है आपको एनुअल कंजम्पशन या कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन आपके पास है। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 1500 यूनिट्स पर मंथ। क्या दिया आपको, 1500 यूनिट्स पर मंथ आपको यूनिट्स दे रखी है। इसके बाद ये दे रखा है 8 रुपीज़ 27 पर यूनिट, यानी कि आप एक महीने में 1500 यूनिट्स का कंजम्पशन कर लेते हैं, आपके यहाँ उपभोग हो जाती है। और एक यूनिट की कॉस्टिंग कितनी है, 27 की है। ओके फाइन। इसके बाद आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है ₹150 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी, देन एक ऑर्डर के लिए हमें कॉस्ट दे रखी है 150 पर ऑर्डर। एंड आपको एक इन्फॉर्मेशन और है, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको बोला गया है आप EOQ फाइंड आउट कीजिए, इन टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए कि इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट होगी कितनी। समझ में आ रही है चीज़? तो हमारा क्वेश्चन, अब हमें फॉर्मूला तो याद है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ये सब निकालने से पहले हमें तो EOQ पता होनी चाहिए ना। EOQ पता होगी तब तो जाके हम दूसरी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EOQ क्या होगा, सबसे पहले तो हम EOQ फाइंड आउट करेंगे। EOQ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है √2AO/C। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, √2AO/C। देन A कहाँ है, A भी तो पता करना पड़ेगा। हमें तो कंजम्पशन पर मंथ दे रखा है, तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं एनुअल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे। एक महीने में 1500 यूनिट्स चाहिए, तो 12 महीने में कितनी यूनिट्स की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। सिंपल। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 12th तक के एग्जाम्स में कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था ना, बीकॉम में आप एग्जाम में भी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सब कैलकुलेशन जो भी रहेगी ना सारी, हम कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली कर पाएंगे। एक महीने में 1500 यूनिट्स की आवश्यकता, तो 12 महीने में, सॉरी, एक महीने में 1500 यूनिट्स की आवश्यकता, तो 12 महीने में कितनी यूनिट्स की आवश्यकता आपको हो जाएगी, 18,000 यूनिट्स। यही आपका एनुअल कंजम्पशन होता है। फॉर्मूला के अंदर हम इसको लिखेंगे। हमारे पास A आ गया, एक मिनट, इस फॉर्मूला को बाद में लिखते हैं। A हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद C हम फाइंड आउट करेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें चाहिए होती है, हमें बोला है 20% ऑफ परचेज प्राइस इज C। कैरिंग कॉस्ट क्या है, 20% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है, 27, इसका 20% यानी कि ₹5.4 पर यूनिट। ये कैलकुलेशंस बहुत इजीली हम कर सकते हैं। EOQ के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब हमारे पास है। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर, EOQ। EOQ इज इक्वल्स टू √2AO/C, मतलब 2 × A हमारा
18,000, O ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर 150 एंड C इज इक्वल्स टू 5.4। तो इस फॉर्मूला से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, EOQ आ जाएगा। तो 2 इंटू 18,000 इंटू 150 को डिवाइड करेंगे 5.4 से और फिर उसका रूट निकालेंगे, ये आ गई 1000 यूनिट्स। EOQ हमारा कितना आ गया, यूनिट्स में आया है, EOQ तो यूनिट्स में आएगा, तो कितना आया है 1000 यूनिट्स का। समझ में आई चीज़? तो बहुत सिंपल, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए वो हमने निकाल लिया। ए नहीं गिवन था, हमने ए निकाल लिया। सी हमें परसेंटेज के रूप में गिवन था, हमने उसको रुपीज़ में निकाल लिया। तो हमारे पास जब सारी चीज़ें आ गई तो फॉर्मूला में रखा, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी EOQ आ गई 1000 यूनिट्स। हमें टोटल कॉस्ट बोला है कि टोटल कॉस्ट भी आप फाइंड आउट करो। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे पहले। तो क्या होती है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, A अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। A कितना 18,000, EOQ हमने निकाला 1,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 रुपये। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना ये चीज़ें। तो हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ली, ये हमारे पास आएगी 2700। कितनी आएगी, 2700 रुपये, 2700। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सेफ्टी स्टॉक होता तो फॉर्मूला अलग बनता, लेकिन सेफ्टी स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं। EOQ हमारा 1000 डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 से, तो ये भी कितना आएगा, ₹2700। नॉर्मल केस है, कहीं कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, बिल्कुल दोनों बराबर होगी। तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई। तो क्या टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है, तो बहुत इजीली टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी होगी, आप एक साल में 18,000 यूनिट्स खरीदने वाले हो 27 रुपये की रेट पर, और बाकी ऑर्डरिंग और कैरिंग तो आपके पास 2700 का हमने निकाल ही लिया है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 4,91,400 रुपये। समझ में आई चीज़ आप लोगों को, हमने क्या किया वापस बताती हूँ। हमने फर्स्टली A फाइंड आउट करा, देन हमने C फाइंड आउट करा, फिर हमने EOQ निकाल लिया। EOQ क्यों निकाला, क्योंकि जब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के लिए हमें EOQ का इन्फॉर्मेशन होना तो ज़रूरी है, तो हमने EOQ फाइंड आउट किया। फिर हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट की, A अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद हमने कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट की, EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। फिर हमने टोटल कॉस्ट निकाली, जिसमें कि परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की टोटल होती है। परचेज कॉस्ट का मतलब लागत, खरीदने की लागत आपकी नॉर्मल कितनी है, तो 18,000 यूनिट्स खरीदनी है, एक यूनिट 27 रुपये की रेट पर खरीदनी है, तो टोटल आपके पास परचेज की कॉस्ट आई, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जोड़ा, हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 4,91,400 रुपये। तो यहाँ तक तो सिंपल बात रही। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो गिवन है, इसके साथ आपको एक लाइन दे दी कि आपका जो विक्रेता है, जो सप्लायर है, उसने आपको एक विकल्प दिया है, उसने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप एक बार में 1200 यूनिट्स मंगाते हो, क्या करते हो, अगर आप उसमें एक बार में एक ऑर्डर में 1200 यूनिट्स मंगाते हो तो वो आपको 2% डिस्काउंट देने को तैयार है। क्या किया, आप अभी तक कितना मंगवाओगे, क्योंकि आपकी EOQ तो 1000 पे आ रही है ना, तो आप तो एक बार में 1000 यूनिट्स मंगा रहे हो। वो बोल रहे हैं कि एक बार में 1200 यूनिट्स अगर आप मंगवा लो ना, तो आपकी परचेज प्राइस में आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। चलो, फिर आपको पूछ लिया कि अब आप बताइए कि क्या इस डिस्काउंट पॉलिसी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। क्यों,
क्योंकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी तो चेंज आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी क्योंकि आप एक बार में ज़्यादा मंगा रहे हो, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आने वाला है, परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपको ओवरऑल ये देखना है कि हमारी कॉस्ट ओवरऑल रिड्यूस हो रही है या फिर नहीं। अगर ओवरऑल हमारी कॉस्ट कम हो रही है तब तो डिस्काउंट लेने में कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल हमारी कॉस्ट इस डिस्काउंट की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो अगर इस डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम इस डिस्काउंट पॉलिसी को रिजेक्ट कर देंगे, और कॉस्ट कम होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे केस में अब हमें वापस से क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट। ये तो निकालनी ही पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपको पुरानी कॉस्ट पता होगी, फिर आप नई कॉस्ट निकालोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे कि कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है। अगर हमारी डिस्काउंट वाली कॉस्ट कम आती है तो हम कह देंगे कि डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर डिस्काउंट वाली कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है तो हम कह देंगे डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, हमें इस डिस्काउंट पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम निकालें, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे EOQ क्या होगा, तो EOQ का मतलब होता है ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1200 यूनिट्स। परचेज प्राइस 27 थी -2%। क्यों? क्योंकि कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। देन 27 - 2% किया तो यह आया 26.46। कितना आएगा, ₹26.46 पर यूनिट। अब इसके बाद हमारी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपकी परचेज कॉस्ट चेंज हुई है, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 26.46 का 20%, ये आएगी 5.292 पर यूनिट। क्लियर हुई चीज़ें? सिंपल सी बात है। क्या क्या चेंज हुआ, तो आपको बोला गया था कि अगर आप एक बार में 1200 यूनिट्स मंगवाते हो तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा परचेज प्राइस। क्या किया जाएगा, 2% डिस्काउंट परचेज प्राइस में दिया जाएगा। तो EOQ तो हमारा 1200 हो गया, क्योंकि ऑर्डर तो हमें उतना ही देना है। आपकी परचेज प्राइस 27 - 2% हमने कर दिया, 26.46 आ गया। कैरिंग कॉस्ट क्यों चेंज हुई, क्योंकि वो परचेज कॉस्ट के परसेंटेज के रूप में दी हुई है। तो जब परचेज कॉस्ट कम हुई है तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट भी पर यूनिट कम हो जाएगी। अब हम अपनी टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने स्टार्ट करते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला में कहीं चेंज नहीं आएगा, A/EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। A सेम ही रहेगा, A तो आपका है ही 18,000 यूनिट्स का, EOQ आपका 1200 यूनिट्स, क्वेश्चन में गिवन है ना 1200 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपकी 150 की ही रहने वाली है। तो यह आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी टोटल 1250 रुपये, 2250 रुपये। समझ में आई चीज़? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। ध्यान देना, इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट 2700 आ रही थी, इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट 2250 आ रही। क्यों? क्योंकि आपको कम ऑर्डर देने पड़ेंगे ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम होगी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ नेक्स्ट हम निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। EOQ हमारा 1200 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 5.292, तो ये हमारी आ जाएगी 3175.2, 3175.20। कैरिंग कॉस्ट देखो पहले कितनी आ रही थी, 2700 रुपये, अब कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स मंगा रहे हो तो कैरिंग कॉस्ट तो ज़्यादा लगनी ही है, उसमें कहाँ दिक्कत है, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। अब हम परचेज कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अलग भी निकाल सकते हैं। A इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट, एनुअल कंजम्पशन 18,000 यूनिट्स, परचेज प्राइस 26.46, यही है ना नई परचेज प्राइस हमारी। पहले 27 थे लेकिन 2 रुपये का डिस्काउंट आया ना, तो ये हो गया 4,76,280। आई चीज़ समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाली, EOQ हमारा नया रखा, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाली, EOQ भी नया रखा, कैरिंग कॉस्ट भी जो हमने नई निकाली वो रखी। परचेज कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट्स तो 18,000 की 18,000 ही रहेगी, चेंज किस में हुआ है, परचेज प्राइस में। तो टोटल कॉस्ट हमारी निकल जाएगी, परचेज कॉस्ट डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 2250 प्लस कैरिंग कॉस्ट 3175.20, और इन सब की टोटल हमारे पास आएगी
4,81,705.20। दो कोस्ट हमारे सामने हैं, एक तो है 4,91,400 जो कि हमारे पुराने हिसाब से चल रही है, जहाँ पे हम EOQ के बराबर की ऑर्डर देते हैं, और सेकंड हमारे पास आई कि अगर हम डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी टोटल कोस्ट 4,81,705 आएगी। अब ऐसे में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपको डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली यस। क्यों? कोस्ट तो कम हो रही है, तो डिस्काउंट एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? तो अभी आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि EOQ पर अगर ऑर्डर करते हैं ना तो कोस्ट मिनिमम होती है, तो यहाँ तो EOQ से ज़्यादा ऑर्डर किया आपने, तो फिर आपकी कोस्ट कम कैसे आई? डिस्काउंट भी तो है। इसी डिस्काउंटेड रेट पर अगर आप EOQ से ऑर्डर करोगे ना, इसी डिस्काउंटेड रेट पर अगर आप इधर ऑर्डर करोगे ना, तो आपकी कोस्ट कम आएगी। तो करना क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आपको इन्फॉर्मेशंस दे दी है छोटी मोटी, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपको 1200 यूनिट्स मंगवानी है एक बार में, 2% का डिस्काउंट दे रहे, क्या आपको ये डिस्काउंट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, अगर गिवन नहीं है फिर हम EOQ की कैलकुलेशन करेंगे, फिर पुरानी कोस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कोस्ट कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपका विद डिस्काउंट अगर हम कोस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है। फिर लास्ट में लिखेंगे कि डिस्काउंट के साथ यदि 2% के बट्टे को स्वीकार किया जाता है तो कंपनी की लागत कम आती है, इसलिए हमारी तरफ से सुझाव है कि कंपनी को ये बट्टा स्वीकार कर लेना चाहिए, डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का 50% आज अभी तक हमने कर लिया। कुछ फॉर्मूलाज और है, कुछ हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग इसे वापस से देखिएगा, एग्जाम्पल को समझिएगा। बुक के अंदर भी इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो उनको पढ़ने की आप लोग कोशिश करिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आगे का चैप्टर जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।